चलो आज हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट हमारा यहीं से होता है, रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी क्या होती है ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। एक ऐसी बॉडी जिस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। ओके, हमें जो रोटेशनल मोशन में पढ़ना है, हमारी रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ मूव करेगी, ये ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी रिजिड होगी और वो मोशन कर रही होगी एक फिक्स्ड एक्सिस के। जब एक रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव करती है तो ऐसे मोशन को ही हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। समझ गए आप बात? रोटेशनल मोशन का मतलब एक रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव करेगी। ये दोनों ही कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ मूव करती है तो आप दो टर्म्स हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। पहला टर्म्स, हम ऑलरेडी ये टर्म्स पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में। पहला टर्म है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जिसको हम थीटा से लिखते थे, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट। और दूसरा टर्म है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से लिखते थे, राइट। नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल बाय व्हिच a line joining any particle to the axis of rotation moves in a given time interval। ऐसे समझो, ये आपकी एक फिक्स्ड एक्सिस है, ये इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ऐसे, ठीक। इस बॉडी के, इस रिजिड बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आप कोई एक पार्टिकल, गुड इवनिंग अदिति, आप कोई एक पार्टिकल पकड़ लो, मान लो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस एक्सिस। आपने एक पार्टिकल पकड़ लिया P, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, बॉडी रिजिड है, हम केवल पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं। आप एक चीज समझिए, आपकी पूरी बॉडी हैपहैजर्ड एब्सर्ड शेप की हो सकती है, लेकिन जो पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल, अगर मैं उस बॉडी में केवल एक पार्टिकल देखूं तो बेटा वो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में ही है। देखो देखो, ये P था, ये P डैश हो गया, थोड़ी देर बाद कह दिया ये Q हो गया। अगर आप अपनी रिजिड बॉडी का कोई इंडिविजुअल, गुड इवनिंग अफवान, वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अगर आप अपनी रिजिड बॉडी का कोई एक पार्टिकल पकड़ लो और उस पार्टिकल का मोशन इस एक्सिस या इस पॉइंट के चारों तरफ देखो तो वो आपको सर्कुलर ही दिखेगा, इजंट इट? बट रोटेशनल मोशन हम किसी सिंगल पार्टिकल का नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरी बॉडी का मोशन पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा थीटा आपको दिखा है ना, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। This delta theta accounts for angular displacement. अब angular velocity क्या होगी? Angular velocity will be delta theta divided by delta t, right? या आप इसको अगर इस पर लिमिट लगा दो तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कहते हो। जैसे एंगुलर वेलोसिटी आती है वैसे ही, ये सब आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, आप एंगुलर एक्सीलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन से कंफ्यूज कर जाते हो, ओके, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं एक रिजिड बॉडी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बात को समझिएगा। एक क्या फोटो की जरूरत है या आपको स्पेस मिल जाता है? मुझे चेहरा ना दिखने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में ना आ रहा हो, कनेक्ट ना कर पा रहे हो? न्यूमेरिकल में तो ना दिखे चलता है, थ्योरी में ना दिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक रिजिड बॉडी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी बार बार बदल रही है। अगर टाइम के साथ उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट,
उस समय बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? Angular acceleration is the rate of change of angular velocity with time, and we represent it with alpha. Please remember the nomenclature. Angular acceleration is represented by alpha. Is that very clear? ठीक है, डायमेंशन सबके निकाल लोगे? मुझे नहीं लगता. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना आएगा? m0 l0 t0. एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आएगा? m0 l0 t-1. एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आएगा? m0 l0 t-2. ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर? चल, नो, centripetal acceleration is associated with an individual particle. Angular acceleration is situated या related या associated with the entire rigid body. Okay, that is related to the entire rigid body. क्लियर है बात? चलिए भाई, चलो अब आपका डाउट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम क्या करते हैं, लेट अस रिलेशन निकालते हैं लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स. ऑलरेडी आप ये मैक्सिमम रिलेशन जानते हो. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यस, यूएस उसमें यूसीएम में किया हुआ है तो वो डिराइव नहीं कर रहे हैं. एस इज इक्वल टू थीटा आर. ठीक, नाउ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं. डेल एस अपॉन डेल टी. आर इज रेडियस वेक्टर, चेंज नहीं होगा. डेल थीटा अपॉन डेल टी. डी एस अपॉन डेल टी इज लीनियर वेलोसिटी. डी थीटा इज एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस इज हाउ the linear and the angular velocities are related. अगर इसी इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे तो dv by dt is equal to r into d omega by dt. This will give you linear acceleration is equal to r times of angular acceleration. क्या बात समझ में आ गई? v is equal to r omega, a is equal to r alpha. अब दोनों एक्सेलरेशंस में रिलेशन आ गया. यस, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखिए, पॉइंट्स टू बी नोटेड, स्पेशली नीट वाले बच्चे. अरीब अब समझ में आ रहा है? यस, बताओ. यस, अनस डन. अनस, ओके, चलो मान लो, ध्यान से समझना जो बताने जा रहे हैं. एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है. ठीक, एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है. इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है.
ठीक, राइट। ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो मुझे बताओ क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आएगा? अब हम रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट करना चाह रहे हैं। देखिए ये ऐसी मेरी बॉडी थी, मैं कह रहा हूं इस एक्सिस के चारों तरफ ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, ठीक, सेम एंगुलर स्पीड से। अगर सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है तो जितने भी पार्टिकल हैं वो जो भी सर्किल बना रहे हैं उस सर्किल के टेंजेंट पे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता था वही तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता था। हम यही तो कहते थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, कह सकते हैं? यस, बात समझ पा रहे हो? अगर मैं कह दूं एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में, तो इसका मतलब उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल उठा लूं, ये पार्टिकल उठा लूं, कोई पार्टिकल उठा लूं, वो भी तो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे होंगे। अगर हर पार्टिकल यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है तो हर पार्टिकल जो इंडिविजुअल सर्किल बना रहा है वो सारे सर्किल्स भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेस हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये मेरी बॉडी है, ये मेरी एक्सिस है जिसके अबाउट मूव करनी है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये कहीं तीसरा पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस सर्किल में। बात समझ पे आ, ये बात सबको समझ में आ रही है? पार्टिकल मूव कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही ये पार्टिकल यहां मूव कर रहा होगा इस सर्किल में, ऐसे ही ये पार्टिकल यहां मूव कर रहा होगा इस सर्किल में। किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर ये वाला ओमेगा कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, हाँ वही बताने जा रहा हूं, वही बताने जा रहा हूं, योग्यता। अगर ये वाला ओमेगा यूनिफॉर्म है तो ये वाले 80 तो होंगे ही नहीं ना टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। अगर आप यूसीएम देखो तो मैंने आपको क्या बताया था, एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो 80 तो जीरो हो गया ना, टेंजेंशियली तो कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो ये एक केस है जिस पर आपको क्वेश्चन फंसाता है। एक चीज और देखो, मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला अरीब मैं उसमें ऐड कर दूंगा, रोटेशनल मोशन है। कोई ऑनलाइन वाला बच्चा टेस्ट सीरीज मत खरीद लेना, आपके लिए कोर्स में एडेड है, फ्री है। पता चले आप भी, एक दो लोगों ने चेक की है, डोंट परचेज इट, इट्स फ्री फॉर ऑनलाइन। नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है तो क्या होगा मुझे बताओ? जो एक्सेलरेशन आता है वो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर आता है। यस, यस। योग्यता डिफरेंट वेलोसिटी वाला पार्ट हम एक बार यूसीएम में डिस्कस कर चुके थे, अभी करते हैं उसको भी। समृद्धि समझ में आ रहा है बेटा? समृद्धि, अनस, अदिति? अब एक चीज और देखो, इसको मैं पार्टिकल 1 बोल रहा हूं, इसको मैं पार्टिकल 2 बोल रहा हूं, इसको हटाई दो, अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक, दो पार्टिकल्स,
योग्यता, ये एक यूसीएम अलग कर रहा है, ये एक यूसीएम अलग कर रहा है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं, तुम्हारा डाउट मैं समझ गया, एक मिनट मुझे टाइम दो। बॉडी एक ही है, दिस इज योर बॉडी। इस बॉडी में दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है। ठीक, मुझे एक बात बताओ, इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है। ठीक, क्या मुझे देख के पता चल रहा है दैट r2 इज ग्रेटर देन r1? यस, ये है पार्टिकल p1, ये है पार्टिकल p2। एक को मैंने p1 नाम दे दिया, एक को मैंने p2 नाम दे दिया। मुझे देख के पता चल रहा है कि p2 के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब r2 का वैल्यू r1 से ज्यादा है। ओके, अच्छा, अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 का 1 से बड़ा होगा? बताइए। या लीनियर वेलोसिटी? क्यों भाई? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा तो सेम है, ये ओमेगा तो सेम है, लेकिन ये पार्टिकल v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, यही शायद तुम बोल रही थी, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, r2 इज ग्रेटर देन r1, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, एंड v2 इज ग्रेटर देन v1, तो s2 इज ग्रेटर देन s1। बात समझ में आ रही है? यस। ये 12th के बच्चे क्यों मैसेज कर रहे हैं? एक मिनट दो। ओके, ये बात समझ में आई सबको? देखो, इन दोनों पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यस, आई होप यस। तो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एक की तरह दूसरे नहीं चलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे लीनियर मोशन की इक्वेशंस होती हैं वैसे ही इसकी भी होती हैं। लीनियर की क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी होती है v मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी होती है ओमेगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहां होती है ओमेगा नॉट, वहां होता है लीनियर एक्सेलरेशन, यहां होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी, वहां होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर सॉरी ओमेगा स्क्वायर is equal to omega naught square plus 2 into alpha into theta. So these are the equations for rotational motion. Okay, चलो देखो, angular acceleration is change in angular velocity upon time, तो delta omega is alpha into delta t, right? इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा नॉट,
t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी कितनी हो गई ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पहले क्वेश्चन प्रूव हो गई, इट्स वेरी सिंपल। यस, क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है। वैसे ही है जैसे लीनियर इक्वेशंस प्रूव होती है, कोई ऐसा खास चेंज नहीं। दूसरा देखो, कहां से शुरू करें, यहां से करते हैं। आप बहुत सारे तरीके हैं इनको प्रूव करने के, जिस समय जिसको जो याद आ जाए वैसे कर देना। ये ठीक है, एंगुलर वेलोसिटीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज ओमेगा इनटू डेल्टा टी। अब ओमेगा की जगह पहली इक्वेशन रख दो। पहली इक्वेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डेल्टा टी प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। इंटीग्रेट कर दो, ठीक। टी इज इक्वल टू 0 0, डिस्प्लेसमेंट कितना था 0। टी इज इक्वल टू टी पी, डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हो गई प्रूफ? कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो? वेरी सिंपल, राइट ऑल ऑफ यू? तीसरी देख लो भाई, क्या है? अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। बिल्कुल मेथड भी वही है, अगर आपको याद हो तो मेथड भी वही है। डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दिया, डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया, ओमेगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा थीटा, ये हो गया अल्फा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा ओमेगा। जब थीटा 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, जब डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा हो गई, ठीक। इधर आ जाएगा अल्फा इंटू थीटा, इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, जब लिमिट विमिट पुट कर दोगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एक्सक्यूज मी, आई होप क्लियर है सभी को? यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इट्स वेरी सिंपल एंड यू गेट वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन दिस। जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, लीनियर मोशन के, बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं रोटेशनल मोशन के। सिमिलर ट्रेंड, सब कुछ सिमिलर रहता है, ठीक। तो अगर आपको वो वाले क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं तो ये भी हो जाएंगे। बस एक काम करना सभी लोग, वो जो मैंने एक फॉर्मूले वाली बड़ी सी शीट बनाने के लिए कहा था, उसमें लीनियर वेरिएबल के फॉर्मूले और बीच में ऐसे पेज डिवाइड करके एक्सक्यूज मी ऐसे एंगुलर वेरिएबल वाले टर्म्स याद रख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं। अभी देखिएगा इतने टर्म्स आ जाएंगे, इतने टर्म्स आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भाई, वो टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टॉर्क। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। सीधे पॉइंट पे आए, क्यों भाई? या आप सबको पूरी कहानी वो फिर से सुननी है जो हम लोगों ने 9999 बार सुनी है 10th में? किसी को वो कहानी फिर से तो नहीं सुननी ना बेटा?
नहीं तो मुझे फिर ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में और मैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा रहा हूं, जबकि ऐसा होगा नहीं। एटलीस्ट आप लोगों के साथ तो नहीं होगा। ये एक रिजिड बॉडी है, ये उस रिजिड बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, ये एक पॉइंट है जहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया। नहीं, इट्स गुड, दिस मेक्स माई जॉब इजी। इस पॉइंट पे चलो, लेकिन यहां पर भी कुछ अलग ही करेंगे। अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन स्टोर फॉर यू गाइस। थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया ये डायग्राम, अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा कितना मार्क्स आया था योग्यता फिजिक्स में? दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। तो कहानी वही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कम था, कम नंबर था ये, और आना चाहिए था। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये आपका बॉडी घूम रहा है ऐसे, ठीक। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यस, टॉर्क क्या करता है? जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। अब टॉर्क की लेटेस्ट डेफिनेशन समझिए, मतलब लेटेस्ट मतलब नई डेफिनेशन। टॉर्क, it's like, the role of torque is to produce change in the state of rotational motion, isn't it? फोर्स क्या कर रहा था? इट वॉज प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ लीनियर मोशन। ओके, टॉर्क क्या कर रहा है? इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। बाकी एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, clockwise is negative. Okay, if the line of action of force passes through the axis of rotation, torque will be zero, blah blah blah। बहुत हो गया। ओके, चलो अब एक चीज और देखो। अगर r क्रॉस f है तो आपको मालूम है कि एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, है ना। a क्रॉस b अगर है तो आपको मालूम है कि एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बी साइन थीटा। अब एक सीन एनालाइज करते हैं थोड़ा सा अलग। This is A and this point is say B। ओके, एक रॉड है ए बी जिसकी लेंथ है R, राइट। ए बी इज अ रॉड, द लेंथ ऑफ द रॉड इज R एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक, दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ए। इसके अबाउट आपकी रॉड रोटेट कर सकती है, करेगी नहीं लेकिन कर सकती है। ठीक, मान लीजिए आपने यहां से फोर्स लगाया F, you have applied a force F। ओके, ये है तुम्हारा F, ये
और ये है तुम्हारा आर। एफ और आर के बीच में जो एक्यूट एंगल है दैट इज थीटा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको पीछे बढ़ा दें और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें। अब आप मुझे बताइए ध्यान से देख के डायग्राम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कुछ भी कह लीजिए। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? Isn't this length the perpendicular distance? Okay, Samriddhi, you can watch the recordings, no issues. क्या ये जो आपको लाइन दिख रही है, क्या इस लाइन का लेंथ r sin थीटा होगा? इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये r sin थीटा होगा। ठीक, तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज force into perpendicular distance। समझ गए? यस, वही चीज आ गई अनस, वही चीज आ गई बेटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? किसकी किसकी यहाँ बारिश हो रही है? बहुत सारे तरीके बताए थे यार, बहुत सारे तरीके बताए थे। आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, वैसे ही होता है जैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दो, पाम रूल मतलब वो कर्ल रूल लगा दो, जैसे मनो वैसे। चलो कुछ और मजेदार चीजें देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। आज मैंने कुछ और क्वेश्चंस सेंड किए, किसी ने देखे? हाँ, इधर भी कुछ सर्दी जैसा लग रहा है। Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस। ठीक, एक पार्टिकल उठा लिया ये। ठीक, इस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है, स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही है, आप समझ जाइएगा, स्ट्रेट लाइन है। इस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है दैट इज r। अब मैंने क्या किया, इस पार्टिकल पे ध्यान से देखना, अगर जरा सा चूका तो सब खेल खत्म। ठीक, इस पार्टिकल पे मैंने एक फोर्स लगाया F, ये बहुत ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल पे मैंने फोर्स लगाया F, ये फोर्स इस
रेडियस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या सबको पोजिशनिंग समझ में आई मैं जो बोल रहा हूं? एक्स वाई प्लेन पे मैंने एक पॉइंट बना। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपके सामने जो टेबल है वो एक्स वाई प्लेन है। टेबल का जो लेफ्ट डायगनली अपोजिट कॉर्नर है उसके ऊपर से आपकी सीलिंग की तरफ जेड एक्सेस जा रही है। जो भी जिस भी टेबल पे आप बैठे हैं, अगर बेड पे बैठ के लेट के पढ़ रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, बट अगर आप किसी टेबल पे बैठे हैं तो अपनी टेबल को एक्स वाई प्लेन मान लीजिए और टेबल के मिडल में जो आपने बुक, टैब, मोबाइल जो भी रखा है वो पॉइंट पी है। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं पॉइंट पी, राइट। अब उस पॉइंट पी को अपने टेबल के डायगोनल से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो, वो हो गया तुम्हारा रेडियस वेक्टर। ठीक, आपने एक फोर्स लगाया एफ टेंजेंशियली नहीं, किसी भी एंगल थीटा पे। क्या आप लोग ये सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे हो, ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। अरे अनस, ये तो बहुत इजी इमेजिनेशन है भाई, वेरी इजी। इसमें तो कुछ है नहीं, ऐसा खास तो है नहीं। चलो देखो, कैमरा लगवा के मानोगे आज। रुको फिर देख, 1 मिनट दो। पूरा सेटिंग खराब हो जाता है यार। चल रहा है कुछ कैमरा वैमरा? अच्छा अच्छा, मैं ही दिख रहा हूँ, ओके। देखिए भाई अनस, ये टेबल, ये टेबल दिख रही है, ये टेबल दिख रही है, ये है पॉइंट पी, यहां से है जेड एक्सिस, ये ऊपर गई, यहां ऊपर गई जेड एक्सिस इस जगह से। ठीक, आपने क्या किया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पी को इसको ज्वाइन किया, ये इस पॉइंट से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप एक रेडियस वेक्टर लाए, आपने इसको इस पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिया। ठीक, समझ में आया? राइट, और इस पर फोर्स लगाया आपने ऐसे, ये लगाया आपने फोर्स, ये जो आपने फोर्स लगाया, ये, अबे रुक जा भाई, ये जो आपने फोर्स लगाया है ये, अच्छा ये देखिए, ये आ रहा था आपका रेडियस वेक्टर, यहां से चलते 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 ये है आपका फोर्स। ये फोर्स इस रेडियस वेक्टर से ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, जब ये थीटा बनाएगा तो एक कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ये एक कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, ये हो गया। अब जरा देखो, जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, ये तो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है,
मेरा आर भी तो इधर ही था, ये मेरा आर था और ये मेरा एफ कॉस थीटा था। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या एफ कॉस थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? भाई टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना। क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है? बताओ, क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एफ कॉस थीटा का? अगर एफ कॉस थीटा का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही नहीं तो एफ कॉस थीटा की वजह से कभी कोई टॉर्क बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। एफ कॉस थीटा की वजह से कभी कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क किसकी वजह से आएगा? एफ साइन थीटा की वजह से। अगर टॉर्क एफ साइन थीटा की वजह से आएगा तो मैं एफ ना यूज करूं, एफ साइन थीटा यूज कर दूं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू एफ साइन थीटा। फिर से वही फॉर्मूला आ गया, आर क्रॉस एफ। समझ में आया? अरे समझ में आया? हटाया जाइए नौटंकी। अनस, वेट। अबे हमें अपनी फोटो हटाने दो, स्क्रीन पे आने दो, तब तो बताएं कहां से आ रहा है। एक बार फोटो तो हटाने दो। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ये जो एफ कॉस थीटा है, ये तो आर के साथ ही आ गया, तो एफ कॉस थीटा और आर में तो एंगल 0 डिग्री हो गया। इसकी वजह से तो कभी कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। टॉर्क आएगा किसकी वजह से? टॉर्क आएगा एफ साइन थीटा की वजह से। तो टाउ कितना आएगा? एफ साइन थीटा और आर, अगेन टाउ आर क्रॉस एफ आ गया। ओके, इसको बोलते हैं, अगर न्यूटन से पढ़ोगे तो ये पार्ट कभी समझ ही में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो कभी भी केवल रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क जनरेट करने के लिए। दूसरा कंपोनेंट कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं करता। हाँ बताओ ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर टॉर्क तभी प्रोड्यूस होता है जब दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। यहाँ तो सिर्फ एफ अरे साइन थीटा यार ही एक्ट तुमने कर तो रहे हैं। पूरी नाक कटवा दी हमारी। मन तो कर रहा है अगर तुम ऑफलाइन में होते तो हम तुम्हें ऐसा बेइज्जत करते। इतनी बार बताया है जब दरवाजा खोलते हो तो दूसरा फोर्स कहां से आता है? सर रिएक्शन फोर्स ऑफ भूल गए? नॉब, ऑफ नॉब। भूल गए हो? अब समझ में आया कहां से आ रहा होगा? सर यहाँ कौन सा रिएक्शन आ रहा है? अरे भैया ये रेडियस वेक्टर कहां से आ रहा है? क्या हवा में जोड़ दिया होगा क्या? अगर सॉरी बॉडी इसके अबाउट घूम रही है तो यहीं से तो रिएक्शन आ रहा होगा, ओरिजिन से, यहां से। ये तो कॉमन सेंस है। अगर टॉर्क क्रिएट हो रहा है तो दूसरा फोर्स हमेशा रिएक्शन ही होगा, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अच्छा आप लोग कहीं, एक मिनट अनस, रुको रुको, काटना मत फोन। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये जो बॉडी है, ये आर वेक्टर ये वर्चुअली कनेक्टेड ही है? समझ रहे हो? हर पार्टिकल वर्चुअली कनेक्टेड ही है, ये होता नहीं है लेकिन होता है। तुम मतलब अच्छा समझ गए। तुमने सोचा कि दरवाजा है, लकड़ी कनेक्टेड है, यहां तुम्हें दिख नहीं रहा है, यही सोच रहे हो ना? यस सर। भाई मेरी एक बात बताओ। हम लोगों ने पूरा रोटेशनल मोशन जब शुरू किया तो मैंने सबसे पहला वर्ड क्या लिखा?
सर याद नहीं। रिजिड बॉडी देखो ना स्क्रीन पे, यस सर, यस इसका मतलब समझे? सर, यस सर। क्या मतलब है? सर रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि जो फोर्स एक्ट करेंगे, जो फोर्स नहीं, ये लगेगा तो ये उस। तो डेफिनेशन हो गई मेरे भाई। अच्छा। रिजिड बॉडी को अगर हम बिल्कुल साधारण एक ऐसी भाषा में समझें जो हम तुम बोलते हैं, रिजिड मतलब ठोस, यस सर। है ना? तो बेटा यस अगर सर। बॉडी ठोस है तो ये वाला जो पार्टिकल है ये अकेला थोड़ी होगा, अगल बगल भी तो पार्टिकल्स हैं। बात समझ रहे हो? आप सोच रहे हैं कि ये बॉडी खाली है और इस पार्टिकल को घुमा रहे हो, भाई ये सब कनेक्टेड है। हमने इस पार्टिकल को चुना है एनालिसिस के लिए, हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको इसको सॉलिड है, सब लाइन से जुड़े हुए हैं। तुमने अल्ट्रा प्रो मैक्स सोच लिया कुछ ज्यादा ऊपर, आपको लग रहा है ये पार्टिकल अलूफ है, अलूफ नहीं है बेटा, रिजिड बॉडी है। नहीं सर, ये तो सोचा था, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि कोई और फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, हमेशा रिएक्ट। और ये जो एक्सिस तुम्हें दिख रही है ना अनस, ये कोई पैरेलल थोड़ी है। मैंने तुम्हें अभी अपनी टेबल पे क्या दिखाया था, टेबल एक्स वाई प्लेन था, लेकिन जेड एक्सिस कहां थी? ऊपर थी। बात समझ रहे हो? ये जो यस जेड सर। एक्सिस है ये एक्स वाई के प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन कहीं और है। ये प्लेन ऐसा है, ये रहा तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। थ्री डायमेंशनल फिगर है, पूरा रोटेशन थ्री डायमेंशनल है। मैंने आपको अपने टेबल के कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाती हुई एक एक्सिस दिखाई थी, जो उस प्लेन में नहीं थी जिस प्लेन में एक्स वाई है। ठीक है? यस सर। ठीक, अभी तो डाउट नहीं है कोई? अच्छा वो नहीं तुमने सर। पूछ लिया, वरना तुम इसी के साथ रहते हमेशा और हमेशा कंफ्यूज रहते। और भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज शर्माइएगा नहीं, आपने इतने पैसे इसीलिए दिए हैं ताकि आप अपनी छोटी से छोटी डाउट पूछ सकें, वरना तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, 5,000 में ऑल सब्जेक्ट्स। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, कितना भी वियर्ड डाउट हो, आपको लगे ये क्या हो गया, लेकिन पूछ लेना। ज्यादा से ज्यादा मुझे मोमेंटरीली गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बता जरूर दूंगा और आपका काम भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग इवन द स्मॉलेस्ट डाउट्स दैट कम इन योर माइंड। ओके, चलो भाई, क्या क्या बता रहे थे, सब भुला दिया यार तुमने, सब भुला दिया। अच्छा, हम्म, हाँ, आर को कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, नहीं नहीं सॉरी नहीं, टाउ क्या होता है, आर क्रॉस एफ, एफ को कर लो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो अब आप समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूं, आर क्रॉस एफ। तो टाउ के भी तीन कंपोनेंट होंगे, नहीं? छोटा एंगल लिया है बेटा, एक्यूट एंगल लिया है। योग्यता, इससे पहले भी आप देखो मैंने एक्यूट एंगल ही लिया था, देखिए इससे पहले भी मैंने एक्यूट एंगल ही लिया था। देखो जब कभी भी, अच्छा वो ये भी देख लो, जब कभी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो ना, हमेशा एक्यूट एंगल से रिजॉल्व करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल से क्यों रिजॉल्व करोगे? क्यों बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल से क्यों रिजॉल्व करोगे? तुम कह रही हो कि ये एंगल क्यों नहीं लिया, ये वाला ना, यही कह रही हो ना योग्यता, जो ग्रीन से दिख रहा है वो एंगल क्यों नहीं लिया, गुड इवनिंग सर। है ना? मैं समझ गया तुम्हारी बात। एक्यूट एंगल नहीं बोल रहे हैं, अगर ना वो थोड़ा सा इंक्लाइन होता, मतलब अंदर की तरफ होता, तो उस तरफ से एक्यूट एंगल बनता, तो उसका एफ साइन थीटा, मतलब क्या दूसरी तरफ डायरेक्शन में कैसे उसका रोटेशन होगा? अभी अच्छा वो एक एक मिनट तुम फिगर ही बना लेते हैं ना सीधे। ये तुम्हारा आर जा रहा है, तुम कह रही हो एफ इधर हो, ये बोल रही हो,
वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं वो रख या मतलब तुम कह रही हो कि एफ इधर ही था, आपने ये थीटा क्यों लिया, आप ये थीटा ले लो, ये कह रही हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, मैं ये रखूँ अच्छा कॉल? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उस पे हो। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूँ, क्या क्या नाम है इसका, टेलीग्राम कर रहा हूँ, रुको। तुम मोबाइल से करती हो क्या क्लास? टैबलेट पे सर। ये बोल रही हो? नहीं सर, वो एफ अगर उस तरफ इंक्लाइन हो ओके, मतलब अंदर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। केस 2 बोल रही हो, ये बोल रही हो? यस। ठीक, ओके, चलो भाई, इनका डाउट भी ठीक है। वापस से आओ डायग्राम पे। इनका कहना है कि हम एफ इधर ना लें, हम पार्टिकल को इधर मूव कराएं, ठीक है ना, और हमारा जो थीटा हो वो ये हो, ठीक, राइट। जरा कंपोनेंट को रिजॉल्व करो योग्यता। अभी भी कहाँ गया, इधर आएगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा तो ऊपर ही आएगा। अब एफ कॉस थीटा और आर ये तो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में कोई डिस्टेंस तो है नहीं इस एफ कॉस थीटा में। क्यों? इस एफ कॉस थीटा में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में कोई डिस्टेंस तो है नहीं। अगर उनके बीच में कोई डिस्टेंस तो है नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां पर भी जीरो है। नहीं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए जो तुमने यहां लगाया है ना वो यहां लगाओ, ऐसा होगा, ये होगा। समझ रही हो? अगर तुम्हें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है ना योग्यता, तो इससे नहीं होगा, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, इससे हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर है बात? ओके, चलो इसको हटाने दो। और भी बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरीब है क्या अभी? अरीब कल इंग्लिश का पेपर है, अभी तो ये तो चलेगा अभी 1-1.5 घंटा और देख लो, इंग्लिश में फेल ना हो जाना भैया। लामाटेनियर की अंग्रेजी बहुत कठिन आती है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं टाउ इज इक्वल टू आई जे के, समझ गए? यस, एक्स वाई जी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तो 3 टॉर्क आ जाएंगे, मतलब 3 वो आएंगे। टाउ एक्स कितना आएगा, इसको काटा y इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई। टाउ y कितना आएगा, इसको काटा z इंटू एफ एक्स जेड इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ जेड। टाउ z कितना आएगा, x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स। क्लियर है? Is it clear to all of you? Yes? टॉर्क के 3 कंपोनेंट आ गए। चलो भाई, अब दूसरा सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज, दैट इज अगेन लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स विल अराइज। एंगुलर मोमेंटम, पता नहीं यार आज क्लास क्यों नहीं की, मैंने बोला है थ्योरी की क्लास मत मिस किया करो।
न्यूमेरिकल तो चलो जो लाइव नहीं करना चाहते, जिनको स्पीड नहीं बनानी, वो रिकॉर्डिंग में भी चला लोगे, बट ये नहीं करना है। एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे नाना प्रकार की डेफिनेशंस हैं। जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे काम की डेफिनेशन यही है, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबें इसको जे से लिखती हैं, कुछ किताबें इसको एल से लिखती हैं। वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम जब भी आपको केमिस्ट्री में दिखेगा वो हमेशा एल से ही दिखेगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल में यूज होता है। हाँ अरीब, अब इंग्लिश पढ़ लो। बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको याद है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ओके अनस, मैं यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो बना ही के भेज दूंगा आपको सभी को। तो केमिस्ट्री में ऐसे रहेगा, फिजिक्स में ऐसे रहेगा। तो अगर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है और आपने टॉर्क ध्यान से पढ़ा था, तो क्या J इज इक्वल टू R क्रॉस P लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या अगेन वही चीज आपसे कहा जा सकता है कि केवल के अवस्थी एडू अब एक ही यूट्यूब चैनल एक्टिव है, नैमिश पे तो हम कुछ करते ही नहीं है। क्या इसका भी केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट काम नहीं आएगा? हाँ मैं समझ गया, ये ना ये नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। क्या इसका भी केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट रिक्वायर्ड नहीं है? इसका कह रहा हूं, सॉरी, इसका। क्या लीनियर मोमेंटम का भी केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही है जो रिक्वायर्ड होगा? ठीक। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा L इज इक्वल टू mvr। अगर आपने बोर्स मॉडल पढ़ा है तो mvr पढ़ा होगा, याद है? mvr इज इक्वल टू nh/2π, राइट? तो इसके भी तीन टर्म्स आएंगे, jx आएगा, jy आएगा और jz आएगा। वैसे ही आएगा जैसे टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड आया है, ठीक है? उसमें कोई चेंज नहीं, राइट? क्लियर है? अब आप लोगों की मेंटल स्टेटस क्या है ये बताइए, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ के बाकी आपकी बुक के काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। व्हाट इज योर मेंटल स्टेटस नाउ? कैन यू bear me for the next half an hour? Then I can start moment of inertia. If not, then I'll have to take it in the next class. Once started, it cannot be left in between. हाँ, मोर और लेस तो आता ही होगा, सबके स्कूल में पढ़ाई दिया गया होगा। नई चीज आपको थर्ड लेक्चर से मिलेगी रोटेशन के। लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम
10th में ये सब भी पढ़ा दिया था क्या? हमें ये तो नहीं याद है यार, ये नहीं पढ़ाया होगा। ट्रांसफर्स कंपोनेंट 10th में नहीं पढ़ाया होगा। ये मुझे याद है, मैं नहीं बताता हूँ 10th में। ये नहीं बताया होगा बेटा 10th में। 10th में बताते थे तो आप सब लोग कोर्स छोड़ ही देते। ये नहीं बताया होगा, ये नहीं बताया होगा ये सब। चलो भाई, व्हाट वाज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लीनियर मोशन में बॉडी अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहती। तो तुमने ट्रेवल्सल फोर्स 10th में क्यों पूछा था भाई? 10th में क्या जरूरत थी इसकी? जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया था, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट अ गिवन एक्सिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, सेम डेफिनेशन यहां पर लीनियर मोशन के लिए था, यहां पर रोटेशनल मोशन के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिंपल है, ये बॉडी मास इज m, it is moving about an axis, the distance from the axis is r, so moment of inertia is mr², राइट। ये सिंगल पार्टिकल है, अगर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो I इज इक्वल टू सिग्मा mr²। देखिए, जो भी चीजें मैंने आपको सिंगल पार्टिकल के लिए बताई हैं वो डिस्क्रीट के केस में समेशन हो जाएंगी और रिजिड के केस में इंटीग्रेशन। ये हम सेंटर ऑफ मास में बता चुके हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही आपका सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आई होप आप लोग पुराने क्लासेस रिवाइज करके आए हैं। अगर ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या I की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ r² dm नहीं होगी? बताइए, हमने m को dm पे कन्वर्ट कर दिया था, dm हम निकाल लेते थे, यस और नो? यस और नो? कोई है? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसको समझने में? ये हमने आई गेस लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। चलो, एक चीज आपको याद है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पढ़ चुके हैं राइट? या आपने 10th में भी एमसीक्यूज में देखा था, मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करता है, एक चीज और है जिस पर वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द distribution of mass. Now this is very important. Moment of inertia depends on 2 points, 2 factors. First is mass and the second is the distribution of mass. Distribution of mass नहीं, ये discrete में है, ये discrete system में है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम में। इसको कहीं लिख लो बेटा,
अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा लगेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन होगा, नो मैटर व्हाट। ओके ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर तो डिपेंड करता ही है, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। जब हम मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो शेप एंड साइज ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए। ओके, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? अब वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, बट जरा बेसिक सा एग्जाम्पल देखो, ऑलमोस्ट सभी जगह यही एग्जाम्पल है। In a given system, if you are asked to find the moment of inertia of a solid hemisphere, the moment of inertia of half, वो हम लोगों ने उस दिन बहुत सारे टर्म्स किए थे ना, वो सब जब दिया जाएगा तो वो इंटीग्रेशन वाला होगा। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या डिस्क्रीट होगा तब आपको अलग अलग दिया होगा, m1 m2 m3 एट डिस्टेंस r1 r2 r3। जब सबके डिस्टेंसेस और मासेस अलग अलग दिए हों तो समझ लेना वो डिस्क्रीट है। अगर सॉलिड वर्ड आ जाए किसी बॉडी के शेप में तो समझ लेना वो कंटिन्यूअस है। क्या आप लोगों ने वो वाला क्लास आप लोगों को मैंने बताया है, क्वार्टर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, इन सबका सेंटर ऑफ मास निकलवाया है क्या? क्या निकलवाया आप लोगों को? आप लोगों को अफवान यार, तुम अभी तक हो? कौन का निकलवाया है? कौन का नहीं निकलवाया था ना, शायद नेक्स्ट क्लास में करना था। अदिति, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है याद दिलाना कि सेंटर ऑफ मास का सर अभी 2 क्लास और होना है। ये याद रखना बेटा कि सेंटर ऑफ मास का 2 क्लास और होना है, सर आपने कहा था। अभी 3 ही क्लास हुआ है ना शायद। किसी दिन छुट्टी हो तो बताइएगा, सुबह सुबह बैठते हैं आराम से। वेरी गुड अफवान, बहुत बढ़िया। सेम मास की हमने 2 व्हील्स ली हैं, ठीक। एक व्हील आपकी ऐसी है पूरी सॉलिड, जो दूसरी व्हील है उसका सेंट्रल पार्ट खाली है, मतलब एक व्हील आपकी है ऐसी। मास सेम है, मास इसका भी मान लो m है और इसका भी m है, तो मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। और हमें दोनों में सेम एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इसमें भी प्रोड्यूस करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इसमें भी प्रोड्यूस करना है। दोनों आइडेंटिकल फ्लाई व्हील्स है, कुछ भी मान लो, कोई भी डिस्क, फ्लाई व्हील, एनीथिंग, और मास भी दोनों का सेम है, ठीक। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन हमें इसमें प्रोड्यूस करना है, तो हमने क्या किया, हमने सेम एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों को दी, इसको भी दी ओमेगा, इसको भी दी ओमेगा, ठीक। और हमने छोड़ दिया, आप समझ रहे हो ना, मैंने व्हील को रोटेट करके छोड़ दिया। मैं देखता हूं दिस रोटेट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। बात को समझे आप? हमने बिल्कुल सेम शेप, साइज, सब कुछ सेम था, 2 व्हील्स ली, एक बिल्कुल सॉलिडली, मतलब जिसका मास पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक व्हील मैंने ऐसे ली जिसमें आपका जो मास था वो कॉर्नर्स पे अलाइन था और सेंटर वाला पार्ट खाली था। मुझे दोनों में सेम एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना था,
तो मैंने दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी दी। जब मैंने दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी दी तो मैं देखता हूं कि जो सेकंड वाली व्हील है वो ज्यादा देर तक रोटेट करती रहती है। ओके फाइन, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इनर्शिया बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जो उसको उसके रोटेशन को अपोज करता है, राइट? अगर दोनों रॉड्स डिस्पाइट बीइंग आइडेंटिकल सेम टाइम में नहीं रुक रही हैं, इसका मतलब इनर्शिया केवल मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, दोनों में डिफरेंस केवल एक ही तो था। मैंने मास को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले वाले पे मैंने पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट किया था यूनिफॉर्मली, अब की बार मैंने मास को केवल सरकमफेरेंस पर कंसंट्रेट किया था, सेंटर वाला पार्ट खाली छोड़ा था। ये आपके साइकिल का व्हील है। आप इमेजिन करो, ये आपके साइकिल का व्हील है। आपके साइकिल का व्हील ऐसे ही होता है। आपका जो रिम होता है मैक्सिमम मास रिम पे होता है, और रिम ऐसे सेंटर से ऐसे तीलियों से कनेक्टेड होता है। कुछ टपरी टाइप के बच्चे होते हैं कम पढ़े लिखे, जो ऐसा रिम लगवाते हैं जो बिल्कुल ये बिल्कुल सॉलिड। देखा है आपने? कुछ ऐसी साइकिल्स होती हैं जिनमें बच्चों को लगता है कि भाई मैं इतना बढ़िया रिम लगवाऊंगा कि मजा आ जाएगा। गधे होते हैं वो। इसमें ज्यादा ताकत लगती हमेशा, इसमें हमेशा कम ताकत लगती है। अगर आप ऐसा रिम लगा दोगे और आपने पैडल मारा और पैडल छोड़ दिया तो ये साइकिल देर में रुकेगी, ये साइकिल जल्दी रुक जाएगी। अगर ये जल्दी रुक रही है तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। आप तो यही चाहोगे ना कि मिनिमम एफर्ट से आप लोड को बैलेंस कर लो, ठीक है? अभी आगे मैथमेटिकली देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल, भाई देखिए ये आर भी सेम ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि मास बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। ओके, कंक्लूजन क्या कह सकते हैं हम, ये याद रखिएगा। ग्रेटर द distribution of mass away from the axis of rotation greater will be MOI. ओके, बात समझ में आई? ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ग्रेटर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? चलिए नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो इसके बाद आपकी बुक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगा और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगी। मैं वो पहले नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? वो मैं सेंटर ऑफ मास कराने के बाद पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग एक क्लास में वो जो छोटे छोटे से रिलेशन है खूब सारी चीजों के बीच में, वो रिलेशन कर लेंगे, ठीक है? एक क्लास में हो जाएगा। और फिर उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर हम सेंटर ऑफ मास पे वापस आएंगे और फिर हम सेंटर ऑफ मास से रोटेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? मतलब हम कैलकुलस वाला पार्ट एक साथ ही करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलस इन्वॉल्व है। चलो भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बॉडी है जिसका पूरा मास हमने मान लिया है कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। मतलब ये कोई मेरी बॉडी थी, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, ठीक? अलग अलग पार्टिकल्स थे,
एक का डिस्टेंस ये, एक का डिस्टेंस ये, एक का डिस्टेंस ये, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि पूरी बॉडी का मास, ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट ए है जिस पर कंसंट्रेटेड है। ओके, मान लिया अगर पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से k है, राइट? फाइन। If it is assumed that the entire mass is concentrated at this point and the moment of inertia about this point is same as the total moment of inertia, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। फिर से बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। एक मान लीजिए बॉडी पे ये पार्टिकल m1 है, ये पार्टिकल m2 है, ये m3 है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। ठीक, राइट? हमने क्या किया, हमने एक्सक्यूज मी, हमने बॉडी पर एक पॉइंट मान लिया ए। हमने मान लिया ए वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक, अब ए पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी सेम एज द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mk², इतना ही होगा। ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैंने ये मान लिया है कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। उस पॉइंट ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² आएगा। अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है k, I इज इक्वल टू mk², उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है k, उसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, अरे हमने मान लिया डिस्क्रीट है मेरे भाई, हमने मान लिया ये डिस्क्रीट सिस्टम। देखो मैंने m1 m2 अलग अलग दिखाए ना, हमने ये m1 m2 अलग अलग दिखाए ना। देखो ये m1 अलग दिखाया है, ये m2 अलग दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला अगर m1 m2 m3 m4 इन सबके डिस्टेंसेस अलग से दिए होंगे तो 110% वो आपका डिस्क्रीट सिस्टम ही होगा। एक्सक्यूज मी। ओके, चलो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डेरिवेशंस बचे हैं थोड़े बहुत वो कर लेंगे। वैसे हो तो 10-15 मिनट में जाएंगे, लेकिन अब रहने दो। एक सेकेंड होल्ड करो, एक कोई आने वाला है, जरा मैं बात करूं। अगर वो नहीं आते हैं डॉक्टर साहब तो मैं अभी बात कर लेता हूँ, अभी करा देता हूँ। रंजना, अभी कर दूंगा रिपीट, 1 मिनट रुको यार। नमस्कार। हाँ, आप क्या कह रहे हो, रेडियस ऑफ गायरेशन रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए आपकी एक बॉडी है, उस बॉडी का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपने कह दिया कि उस बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट ए पर कंसंट्रेटेड है। उस पॉइंट ए का डिस्टेंस एक्सिस से k है, तो उस पॉइंट ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mk²।
अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्सिस से उसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, यस। अब समझ में आया? अब एंड नहीं कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा। हेलो, हाँ हाँ, जस्ट अभी अभी बात की है। उन्होंने बोला अभी 5-6 मरीज हैं, मैं 11 सवा 11 तक आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वेट करें, आ जाएंगे। कोई पांडे जी हैं, उनको देखने आते हैं, कह रहे हैं आपके घर के आसपास 11 बजे रोज, तो आएंगे। हाँ हाँ, हम तो क्लास नहीं ले रहे हैं, हम तो तब तक क्लास लेंगे जब तक ये नहीं आएंगे। हाँ हाँ, और क्या, ताला ना बंद करना। अरे 10 मिनट दे दो भाई, मेरा काम आसान हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं। माई फादर इज नॉट वेल, तो डॉक्टर होम विजिट वाले वो क्लिनिक में सब मरीज को देख के ही आएंगे, तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। तुम भी मेरे साथ वेट करो। चलो, बहुत सारे रिलेशंस हैं, निकालते हैं एक एक करके। बुक देखोगे तो परेशान होगे, 10 मिनट में सारे रिलेशन बता दूंगा। सबसे पहला रिलेशन निकालते हैं, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? चलो भाई, टॉर्क हो गया तुम्हारा आर क्रॉस एफ, यस राइट। ध्यान से देखते चलिएगा, टॉर्क हो गया तुम्हारा आर क्रॉस एफ। एफ को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, तो टाउ हो गया r इंटू एम इंटू ए, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो a की जगह अगर हम लिखते हैं r इंटू एम इंटू आर अल्फा, तो टाउ आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर होता है आई, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। मैं सारे रिलेशन आपको ऐसे ही बताऊंगा। बुक आप खोलोगे तो उन्होंने m1 r1 m2 r2 सब डिस्क्रीट के लिए निकाले हैं। मैं सिंगल पार्टिकल के लिए बता रहा हूं, मल्टीपल पार्टिकल के लिए आप बना लोगे अपने आप। क्यों भाई? भाई टाउ को लिख देना r1 f1 प्लस r2 f2 प्लस r3 f3, यहाँ पे m1 a1 m2 a2 ब्ला ब्ला ब्ला। जो मैंने एक टर्म लिखा है उसी को 3-4 बार लिख देना बस। समझ में आया क्या? फिर से, टाउ इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू एम ए, यहां पुट किया, टाउ इज इक्वल टू आर एम ए इज इक्वल टू आर अल्फा आर आर इज एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हो गया आपका पहला रिलेशन। दूसरा ये मजेदार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। भाई काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं, तो हम इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यस। यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, आपको इस पर न्यूमेरिकल मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दी हो, एंगुलर वेलोसिटी दी हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ऐसे निकाल देंगे। अब टैलेंटेड बच्चों के लिए एक बॉडी है जो घूम भी रही है ऐसे और घूम आगे भी बढ़ रही है ऐसे, हो सकती है। बॉडी घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, हो सकता है। अगर बॉडी घूम रही है तो बॉडी के पास क्या होगा? हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर, और अगर बॉडी v वेलोसिटी से भाग भी रही है तो उसके बाद क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसे आ जाएगी इन केस आपको निकालनी पड़े तो। यस, दूसरा रिलेशन भी हो गया। तीसरे पे आइए भाई, क्या था, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भाई, तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, J इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम P इंटू आर, राइट भाई। J इज इक्वल टू P इंटू आर, इट वॉज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। P क्या था, M इंटू वी, M इंटू वी इंटू आर। लेकिन V क्या था, V तो था R ओमेगा R, तो J हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो क्या J इज इक्वल टू आई ओमेगा हो गया, आ गया। यस, हो गया, देख लीजिए एक बार। चलो भाई, एक और करते हैं। ये सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, हमें तो याद है क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, आइए भाई देखा जाए। यही मैंने टेस्ट में दिया था अफवान, जो तुमने चीटिंग करके किया था, हो कि गए? अफवान हो, टाइप यस। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये निकाल चुके हैं। J इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये भी निकाल चुके हैं। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी निकाल चुके हैं, राइट। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी। इन दोनों को कंपेयर कर दो तो टाउ आ गया डी जे बाई डी टी। यस, कुछ याद आया इसको देख के? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्यों भाई, किसी के दिमाग की बत्ती जली? जब शुरू किया था रोटेशनल मोशन, यही तो बताया था, टॉर्क वही काम करता है रोटेशन में जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है। वैलिडेट हो गया? क्यों भाई, वैलिडेट हो गया? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यही था। अगर रोटेशन में बोलो तो इफ नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी, if no torque acts on the body, then dj by dt will be zero, because tau is dj by dt। मैं कह रहा हूं बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, इसका मतलब dj by dt जीरो हो गया। अगर dj by dt जीरो हो गया तो j को कांस्टेंट होना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया प्रूफ। लॉ ऑफ conservation of angular momentum, if no torque acts on a body then the angular momentum remains conserved। अब ये मिलियन, ओके, लीनियर मोमेंट उसमें काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी p इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि f था तुम्हारा dp बाई dt, अगर 4 जीरो है तो dp बाई dt जीरो।
अगर dp बाई dt जीरो, इसका मतलब p को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहां पे मैं कह रहा हूं नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स, तो टाउ को जीरो करना पड़ेगा। अभी प्रूफ करके लाएं, टाउ इज dj बाई dt। अगर टॉर्क जीरो तो dj बाई dt जीरो, अगर dj बाई dt जीरो तो इसका मतलब j को होना पड़ेगा कांस्टेंट। ओके, बात समझ में आई? राइट? अब इससे ज्यादा मजेदार चीज कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू दिस यूनिवर्स। कभी भी कोई क्वेश्चन रोटेशन का है और कुछ समझ में ना आ रहा है, और तुमने बहुत पढ़ा है और कुछ हो नहीं रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि यही हो रहा होगा। ठीक है, देखो J इज कांस्टेंट और J इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक, अब जब आप लोग छोटे बच्चे रहे होंगे, आप लोगों ने केपलर्स लॉस पढ़े होंगे। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit with sun at one of the foci। खैर अभी पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन में। ये सन है, मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट की पोजीशन है P1, ये प्लैनेट की पोजीशन है P2। P2 में इट इज क्लोज टू सन, इसमें फार अवे फ्रॉम सन। These are two positions। ठीक, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है। क्लियरली R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो क्लियरली I1 इज ग्रेटर देन I2। लेकिन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2, इसका मतलब ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। इसका मतलब समझे, जब आपका प्लेनेट सोलर सिस्टम में सन से दूर होता है तो धीरे धीरे चलता है, जब पास आता है तो तेज तेज चलता है। ओके, when a planet comes close to sun, its moment of inertia decreases। why? Because the distance from the sun decreases, as a result its angular velocity increases। okay, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने, अब मैं ये डायग्राम बनाऊं कैसे? चलो कोशिश करते हैं। एक टेबल है, रिवॉल्व कर रही है इस एक्सिस के अलावा। ठीक, टेबल पे अनस बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे अपना हाथ फोल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक, टेबल रिवॉल्व कर रही है ओमेगा 1 से। उसके बाद क्या होता है, अब की बार क्या हुआ, अनस ने अपने हाथ स्ट्रेच कर दिए। अनस के हाथ में यहाँ पे कुछ मासेस थे, अनस ने अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच कर दिए। अब हुआ क्या होगा देखिए, जब अनस टेबल पे बैठे थे तब इन मासेस का डिस्टेंस ये था। जब अनस खड़े हो गए और इन्होंने मासेस ऐसे अपने हाथ फैला लिए, तो आप बताओ I2 और I1, इसमें से I2 इज ग्रेटर देन I1। भाई ये डिस्टेंस ज्यादा है, राइट? अब I2 अपॉन I1 कितना होता है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
I2 upon I1 is omega 1 upon omega 2. If I2 is greater than I1, इसका मतलब omega 1 is greater than omega 2. मतलब समझे? मतलब इन्होंने जब अपने हाथ फैलाया तो स्पीड चेंज हो गई, राइट? ओके। जब उन्होंने अपना हाथ बंद कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया मतलब स्पीड बढ़ गई। ओके, बात समझ में आई? राइट? जब कोई वो पानी में कूदता है, ये डायग्राम भाई मैं नहीं बना पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। जब कोई पानी में कूदता है तो ऐसे, फिर जब थोड़ा ऊपर आता है तो ऐसे झुकता है, फिर उसके बाद अपने आप को गोल कर लेता है, याद है? यस, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे ही तो कुछ होता है। जब भी कोई आदमी पानी में झुकता है तो ऐसे ही तो कुछ होता है भाई। तो जब वो जंप कर रहा है उस केस में क्या होता है? व्हेन द पर्सन इज जंपिंग और वो अपनी बॉडी को सिकोड़ रहा है, तब इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आर को कम कर रहा है, दिस आर इज डिक्रीजिंग। यहां पर आर मिनिमम है, जब आर मिनिमम है तो यहां पर ओमेगा मैक्सिमम है, राइट? तो वो मैक्सिमम स्पीड से घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ओके, बात समझ में आई? ओके, अब एक काम कर लेना यार, इतना कर लेना, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम पढ़ लेना। पढ़ लोगे? याद है खूब रंगीन रंगीन सी फोटोज थी, पिछले साल हमने बनाई थी, 10th की बुक में था नहीं लेकिन मैंने पढ़ा दिया था। क्या किसी को याद है ये बात? बस वही एक बार रिवाइज कर लेना, बस वही है इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करते हैं। पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक वाले, फिर कुछ अच्छा ही करेंगे यार। समझ में आया आज? एंड कर दें अब? तो 11 बज रहा है भाई, अब सो जाओ। Shall we end it now? Okay, bye. Take care. Good night.